Good morning. Good morning, Musha. Good morning, Sarvesh. Good morning, and good morning. Good morning, Aman. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Tanish. Good morning. Applications and issues. Okay. Good morning, Sarvesh, Lakshmi, Nishima. Good morning, good morning. नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मैं आज खुद ही पर्सनली देखता हूँ. ठीक है. तो हमने लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़े, उनकी इश्यूज पढ़े, उसमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो पढ़ा. अब उनको हम कुछ स्पेसिफिक जगहों पर अप्लाई करके देखते हैं. यूपीएससी का एक और फेवरेट सेक्शन है दिल्ली. ठीक है. तो थोड़ी सी दिल्ली की कहानी सीख लें. ये कहानी एक बार बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो दिल्ली में हमें क्या पढ़ना है कि दिल्ली में एक्चुअली हुआ क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है, और क्या हमें दिल्ली को स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं. तो एक सिंपल कहानी सीखते हैं कि है क्या. देखो, कहानी शुरू होती है 1911 से. 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है. Delhi is made the capital of India by the colonial British government, right? और एक ही साल में वीडियो लैग हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैंने चेक कर रखा है, लैग तो नहीं हो रहा. नहीं, लैग तो नहीं हो रहा. तो जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया तो दिल्ली तहसील और मेहरौली थाना, ये जो एरियाज थे, इन्हें पंजाब से हटाकर दिल्ली में ऐड किया गया. एंड विद इन अ ईयर एक दिल्लीज लॉज एक्ट को पास किया गया. दिल्ली को उस समय चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहा जाता था. ठीक है. और इसी के साथ एक साल के अंदर दिल्ली लॉज एक्ट पास किया गया, जिसमें पंजाब के कुछ स्पेसिफिक लॉज दिल्ली पे भी लगाने का प्रोविजन दिया गया. इस दिल्ली लॉज एक्ट में एक 1915 में छोटा सा अमेंडमेंट आया, जिसके तहत जो दिल्ली के चीफ कमिश्नर थे वो ये डिसाइड कर सकते थे कि कौन कौन से लॉज दिल्ली में अप्लाई होंगे या नहीं, और उसकी अनाउंसमेंट वो गजेट ऑफ इंडिया में कर सकते थे. ठीक है. तो कहानी यहां से शुरू हुई. फिर आजाद हुए हम, और आपको याद है आजाद होने के बाद हमने पार्ट A, B, C, D स्टेट्स बनाए थे, राइट. तो 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पार्ट C स्टेट्स एक्ट पास किया गया. इस एक्ट के तहत दिल्ली को 1951 में पार्ट C स्टेट माना गया, और दिल्ली को 1951 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिली.
दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली 1951 एक्ट के तहत बनी, वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में बखूबी लॉ बना सकते थे। ठीक है। हालांकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लैंड, इन सब चीजों पे कानून नहीं बना सकती थी। तो लिमिटेड पावर्स थे इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। ठीक है, गुड। ये भी बात क्लियर हुई कि ये ऐसे लॉ नहीं बना सकते थे जो लिस्ट 2 में दिए गए सब्जेक्ट्स की वजह से उस पर ऑफेंस लग जाए। मतलब it could not legislate on offenses which were violating laws pertaining to other subjects in list 2। मतलब किसी चीज को वो क्राइम नहीं बना सकते थे, और स्टेट लिस्ट में कुछ चीजें थी जिन पे लॉ ही नहीं बना सकते थे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि दिल्ली हमेशा से एक लिमिटेड लेजिस्लेचर था। अब दिल्ली का यूनियन टेरिटरी बनने का टाइम आ गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी समझते हैं, हमने सीखा था, यस और नो? ठीक है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट याद है? जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, वाया द 7th अमेंडमेंट 1956, दिल्ली में कुछ फंक्शनल चेंजेस आए। इंडिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, और दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर होगा। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन एडमिनिस्ट्रेटर साहब को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की बनाई गई थी, इसको आप बंद कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, अबॉलिश कर दोगे। इनफैक्ट दिल्ली में काउंसिल भी थी एक टाइम पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी एक टाइम पे, वो भी अबॉलिश कर दी गई। 1966 में एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पास होता है। ठीक है, इससे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आता है, क्योंकि ये एक्ट एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ये एक्ट एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाने का बेसिक सेटअप देती है। ठीक है, ये जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, इसमें 56 मेंबर्स होंगे और 5 लोग होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, अब इस मेट्रो काउंसिल में जो हेड कर रहे होंगे उनको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ कमिश्नर होंगे, वो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेंगे, वुड बी सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंशियल कंट्रोल। ठीक है, तो कहानी यहां तक आई। 1989 में एक बालाकृष्णन रिपोर्ट बनाई जाती है। बालाकृष्णन कमेटी को सेंटर 1987 में
बनाती है, जिसकी रिपोर्ट 1989 में आती है। इस कमेटी का काम था कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस को बेहतर करने के लिए हमें क्या चेंजेस लानी चाहिए। एस बालाकृष्णन साहब एक बहुत बड़े सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने ये कमेटी को हेड किया और उन्होंने रेकमेंड किया कि दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी ही रहनी चाहिए। हालांकि एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ मिनिस्टर्स भी इंस्टीट्यूट होने चाहिए और दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि टेरिटरी की स्टेबिलिटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। रिपोर्ट में सेंटर और स्टेट के बीच में जो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स है उसके बारे में बात हुई। अगर दिल्ली पूरी तरह स्टेट बन जाता तो पार्लियामेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, इन सब्जेक्ट्स पे कोई लॉ बनाने का पावर नहीं रहता, और क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बसती है तो नेशनल कैपिटल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए रिपोर्ट ने कहा कि दिल्ली तो पूरे देश का है, दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं। 1991 में थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने आर्टिकल्स 239 ए और आर्टिकल 239 ए बी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें। आज भी इन्हीं आर्टिकल्स का बोलबाला है। आर्टिकल 239 ए की वजह से दिल्ली में जो स्पेशल प्रोविजन है वो सेटअप किया गया। सो आर्टिकल 239 ए ने कहा कि अब से दिल्ली को हम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। इस आर्टिकल के तहत हम एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे जिसके पास स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर होगी। ठीक है। जैसे अपने एरिया में वो बना सकते हैं, लेकिन वो 3 स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ नहीं बना पाएंगे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। आर्टिकल 239 ए ने पार्लियामेंट का हाथ नहीं रोका कि वो दिल्ली के लिए कोई लॉ नहीं बना सकती। ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 246 क्लॉज 4, याद आ रहा है? याद आ रहा है आर्टिकल 246 क्लॉज 4? Yes or no? That the parliament is empowered to make laws for union territories. अब जब दिल्ली को भी आप यूनियन टेरिटरी बोल रहे हो लेकिन उसको एक नया नाम दे रहे हो, उसको आप स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर दे रहे हो, लेकिन आप पार्लियामेंट को रोक नहीं रहे हो कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली या एनसीटी ऑफ दिल्ली में लॉ नहीं बना सकता। ठीक है। इसकी वजह से एक प्रॉपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठेंगे जो एलजी साहब को एड एंड एडवाइस करेंगे। ठीक है। ठीक है। और कभी भी इन दोनों के बीच में कोई भी इशू होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है,
तो प्रेसिडेंट इसमें इंटरवीन करेंगे, ठीक है। जो 239 ए है वो एक काफी इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन है, उसकी आज तक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं। उन्होंने कहा 239 ने कि कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे, हमने स्टेट इमरजेंसी में टर्म उड़ता उड़ता सुना होगा, इमरजेंसी हम पढ़ेंगे, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सो आर्टिकल 239 ने कहा कि अगर एलजी साहब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज दें कि दिल्ली की एनसीटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 239 के हिसाब से नहीं चल रही, तो फिर ये लोग ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कि हम आर्टिकल 239 को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। इसके अंडर बनाए हुए कोई लॉज, इस पूरे आर्टिकल को हम ऑपरेशन सस्पेंड कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? यहां तक समझ आया? ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और डिटेल से अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली GNCTD एक्ट 1991 में पास किया, जो 92 से लागू होनी थी। इससे 239 के जो प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते थे। 239 का मतलब यह है कि अगर एलजी साहब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट लिखते हैं कि दिल्ली जो है 239 के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बेसिस पर 239 दिल्ली में सस्पेंड कर सकते हैं, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आया अविनाश? ओके। तो as far as the GNCTD एक्ट इज कंसर्न, जो एलजी साहब हैं वो सिर्फ इसी बात पे एक्ट करेंगे या वैसे ही एक्ट करेंगे। एलजी साहब को इंडिपेंडेंट डिस्क्रेशन या इंडिपेंडेंट एक्ट करने की पावर उसी चीज पे है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर के बाहर है, या कोई ऐसी चीजें जो प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर रखी, ठीक है। लैंड पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। एलजी साहब इस बात पे भी डिस्क्रेशन लगा सकते हैं अगर उनको लॉ, किसी कोई भी लॉ पास करके उनको डिस्क्रेशन दिया जाए, या वो कोई जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन निभा रहे हैं, तो वो हर बात पे अपना डिस्क्रेशन यूज नहीं कर सकते। ये GNCTD में लिखा था। क्या ये बात समझ में आई? आर वी क्लियर ऑन दिस? GNCTD की बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। अब श्योर। सो जो ये GNCTD एक्ट है इसमें कुछ बेसिक बातें कही गई। पहला कि 239 के प्रोविजंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा, एलजी अपना डिस्क्रेशन सिर्फ उन्हीं बातों पे लगाएंगे जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली को 3 चीजों में पावर नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। या उन बातों पर डिस्क्रिप्शन लगाएंगे जो प्रेसिडेंट को डेलीगेट हो रखे हैं, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। या वो उन बातों पर डिस्कशन लगाएंगे जिसके लिए लॉ उनको कोई स्पेसिफिक इजाजत देता है, या फिर कोई वो क्वाज़ी जुडिशियल या जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन हर चीज में नहीं यूज कर सकते, बस इतना कहने का मतलब, सिंपल एज दैट। डू वी अंडरस्टैंड दिस नाउ? इज दिस ओके?
ठीक, गुड। फिर 1996 में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एनडीएमसी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 9 जज सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था इसमें, और कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली अपने आप में एक सेपरेट, एक डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है। ये बाकी यूनियन टेरिटरीज के जैसा नहीं है। एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जिसमें दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया है। एंड इस बात की वार्निंग भी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 239A के अंडर आपने लेजिस्लेचर बनाया है, हम ये मानते हैं कि ये एक फुल फ्लेजेड लेजिस्लेचर नहीं है, एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम लेवल, ऑन द सेम पेडेस्टल। ठीक है। हालांकि बेंच ने कहा कि देखो, 100 बात की एक बात, दिल्ली है तो एक यूनियन टेरिटरी जिसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, और इसको पार्लियामेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के थ्रू ऐसा बनाया है। ठीक है, ओके, गुड। फिर 2016 ऑनवर्ड्स बवाल शुरू होता है। अब इस कहानी को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझिए। इन 2016 दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है, गवर्नमेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जीएनसीटीडी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है 239A के होने के बावजूद, और क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो जो दिल्ली का एग्जीक्यूटिव हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ, चीफ मिनिस्टर नहीं। ठीक है। आर्टिकल 239 लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इजाजत देता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं। इस केस का कॉन्टेक्स्ट ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 2002 में, दिल्ली में वो सीएनजी आपको देखने को मिलता है, बहुत गाड़ियों में लगता है, तो 2002 में एक सीएनजी फिटनेस स्कैम लगा था कि लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले थे सीएनजी लगवाने के, उसमें बहुत पैसा इधर उधर हुआ है। और दूसरा कि दिल्ली में जो क्रिकेट एसोसिएशन थी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और ये सब, इसमें भी थोड़े फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिले थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 2016 में ये सीएनजी फिटनेस स्कैम और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में इरेगुलरिटीज के लिए कुछ कमीशंस बिठाए। उन कमीशंस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाजत नहीं ली, तो इसलिए इन कमीशंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने इलीगल बना दिया। ये जजमेंट इस चीज को कंपलसरी करता है, मैंडेट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एलजी साहब की परमिशन लेंगे फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। इसी चीज को दिल्ली की जो सरकार है वो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज करती है। ठीक है। और 2016 का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में 2018 में पहुंचता है। यहां सुप्रीम कोर्ट, अब केस का नाम हो जाता है जीएनसीटी दिल्ली
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये एक 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को पलट दिया। कहा कि देखो, चीफ मिनिस्टर है जो दिल्ली का एग्जीक्यूटिव हेड है, और एलजी साहब को चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, अगर वो एडवाइस उन चीजों पे है जिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे एलजी साहब से कंसल्टेशन करना अच्छी बात है, करना चाहिए, बट उन्हीं चीजों पे एलजी साहब से कंसल्ट करा जाएगा जिन चीजों पर लेजिस्लेटिव असेंबली की लॉ बनाने की पावर है। एलजी साहब आपकी बात से सहमत हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो पावर है तो एग्जीक्यूटिव के पास भी वो पावर है, और सीएम साहब दिल्ली के रियल एग्जीक्यूटिव हैं। इस कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी साहब हर वो इशू जिसमें एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेके प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते। आप प्रेसिडेंट के पास तभी जाएंगे जब बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे। याद है कि प्रेसिडेंट के पास जा सकते थे, 239A में लिखा है। तो बेसिकली 2018 का जजमेंट एज इट इज आपकी यूपीएससी के मेंस में आया था। यस और नो? With reference to the July 2018 judgment of the Supreme Court, what do you think are the implications on federalism? आया था कि नहीं आया था? Yes or no? Very good. फिर कहानी चलती रही, ये सेट हो गया मामला। 2019 में इशू निकला सर्विसेज का। GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट डिसीजन था। 2 जजेस थे, एक जज ने एक कहा, एक जज ने दूसरा कहा। ठीक है, ये हमने हिजाब बैन में भी स्प्लिट डिसीजन देखा था पहले एक बार। वैसे इस बात पे डेलिब्रेशन हो रही थी, इस बात पे डिस्कशन हो रहा था कि जो सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेट्स है दिल्ली में, उनको सुपरवाइज करने की पावर किसके पास है? कौन उन्हें अपॉइंट कर सकता है, कौन उनकी पोस्टिंग, कौन उनकी ट्रांसफर देखेगा। अब जस्टिस सिकरी साहब, उन्होंने कहा कि देखो, दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज के ऊपर तो पावर है, वाइल भूषण साहब जो जज थे, उन्होंने कहा कि यूनियन के पास ये पावर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास सर्विसेज की पावर नहीं। इस मैटर को एक 3 जज बेंच पर फाइनली रेफर कर दिया गया। ठीक है, अब चलो, अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इसको सुनेगी। जब तक ये चल रहा था, पीछे से पार्लियामेंट एक GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 इनेक्ट करती है। इस लॉ को इनेक्ट करने का पर्पस था 2018 के जजमेंट को ओवरकम करना। इस एक्ट में लिखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी दिल्ली के डेली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है उस पर ना पड़े। असेंबली वाज स्टॉप्ड और वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग इंक्वायरीज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बाय द यूनियन। कि मतलब अगर सेंटर भी दिल्ली के लिए कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है, क्या उस पर हम इंक्वायरी नहीं कर सकते? राइट? इस अमेंडमेंट में ये लिख दिया गया कि जो भी
भी लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्स पास करेगी, ठीक है, उन्हें अगर आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कराना चाहते हो बाय द एलजी, वो कराना कंपलसरी होगा। अगर वो बिल, याद है हमने वो पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल पावर्स, एंसिलरी पावर्स, तो अगर गलती से वो स्टेट लिस्ट के बाहर जा रहा है तो आपको वो बिल प्रेसिडेंट के सामने रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर असेंबली के पास वो पावर नहीं है, इंसिडेंटली वो उस पर लॉ बनाते हैं, तो एलजी साहब को वो बिल प्रेसिडेंट के पास रखना पड़ेगा। और जो भी दिल्ली गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेगी उसमें एलजी साहब का ओपिनियन होना कंपलसरी है। 2021 का जीएनसीटीडी समझ आया? पक्का? इस चीज को ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहा कि इससे तो आपने हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ना के बराबर कर दी है। आपने तो लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का डिफॉल्ट अथॉरिटी बना दिया है, जो फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, ये सब कैसे चलेगा? ठीक है। खैर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सर्विसेज वाला मैटर चल रहा था, वो अब सुनना शुरू होता है 2022 में। सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग शुरू करती है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देती है। कहती है कि देखो, दिल्ली की गवर्नमेंट अल्टीमेटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके पास कुछ पावर्स हैं, उन पावर्स से रिलेटेड जो सिविल सर्विसेज हैं उस पर तो दिल्ली गवर्नमेंट का ही रूल होना चाहिए, उस पर तो दिल्ली गवर्नमेंट का ही सुपरविजन होना चाहिए। तो यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं एनसीटीडी दिल्ली में, उनके ऊपर सुपरविजन होनी चाहिए, इसको अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा कि भैया 239A का मतलब ही क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा सब कर सकती है, तो इससे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उस पर दिल्ली का ही कंट्रोल होगा, और किसका कंट्रोल होगा? इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? ठीक है। इस जजमेंट के बाद रातों रात यूनियन एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस से वो इस जजमेंट को ओवररूल करने की कोशिश करते हैं कि भैया रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनी कोर्ट सेज, सर्विसेज तो यूनियन के पास ही होगी। और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू वो एक नई नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाते हैं, जो सिविल सर्विसेज के ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स देखेंगे दिल्ली में। इस अथॉरिटी में 2 यूनियन के लोग होंगे और एक दिल्ली गवर्नमेंट के। और उन्होंने साथ साथ इस जजमेंट पे रिव्यू पिटिशन भी फाइल किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये चैलेंज किया ऑर्डिनेंस की, भैया ये ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है? इस ऑर्डिनेंस से तो आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही हटा दिया। और 2023 में दिस हैज बीन रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच, और ये कहानी तब से खाली चल रही है। समझ आया? पक्का? आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड। सो the 2021 amendment to GNCTD and the 2023 ordinance, which is now very heavily in place, both of these things have reduced autonomy of Delhi,
ठीक है। देखो, नहीं, 2023 के बाद ये कि सिविल सर्विसेज की जो ट्रांसफर है वो एक नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी करेगी, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के, मतलब यूनियन के 2 लोग बैठे होंगे, स्टेट के 2 लोग, एक बैठा होगा, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का दिल्ली में ट्रांसफर है वो देखिए। खैर, क्या दिल्ली को स्टेटहुड मिलनी चाहिए? क्या दिल्ली को स्टेटहुड मिलनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि दिल्ली में आप वॉशिंगटन डीसी के जैसे कंपेयर मत करो। देखो, वॉशिंगटन डीसी और दिल्ली का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है कि भाई वहां पे यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 25-30 किलोमीटर के रेडियस में होगा, जिसमें सब कुछ यूएस का सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी दिल्ली में फैला हुआ है। आईटीयू में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, वसंत कुंज में भी है, द्वारका में भी है, सेंट्रल दिल्ली में भी। कितना कितना समेटते फिरोगे? दूसरा, क्योंकि आप नेशनल कैपिटल हो तो समिट्स होंगे, वीआईपी विजिट्स होंगी, एक हाई सिक्योरिटी जोन है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का होम मिनिस्ट्री के अंडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लास्ट मिनट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लास्ट मिनट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपका सेंटर के अंडर होना बहुत जरूरी है। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस, गुड। लेकिन क्या इससे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल। The 2018 judgment of the Supreme Court, which was overturned by the 2021 amendment, and the creation of this authority on civil services has severely impacted. प्रॉब्लम यही है कि अब दिल्ली में इस बात को उठाने वाला कोई नहीं है। यस और नो? सारा खेल तो यही है, दिल्ली में इस बात को उठाने वाला कोई नहीं है। थिंक अबाउट इट। ये सब यहां पे इतना सब कुछ क्यों हुआ? इस बारे में इतने डिस्कशंस यहां पे क्यों हुए? यहां तक इतना सब ड्रामा क्यों हुआ? बिकॉज देयर वाज अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन इन द सेंटर। अब जब दिल्ली और सेंटर में सेम ही पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या ही फर्क पड़ता है? इन रियलिटी क्या ही फर्क पड़ता है? किसी को अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई तो वो बता ही देंगे ना कि भाई ये मत करवाना, ठीक है सर, नहीं करेंगे। दिस शोज द डीपर इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म। समझ आ रहे? पक्का? गुड। दिल्ली इतनी यूनिकली सेटअप है, इसलिए उनका एक ऑटोनमस होना भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली हैज बिकम द हब ऑफ माइग्रेशन। दिल्ली एक बहुत रैपिड अर्बन पेस पे भी है। दिल्ली में अभी भी रूरल प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको डेवलपमेंट के लिए लोकल ऑटोनॉमी तो स्टेट्स को देनी पड़ेगी। ठीक है? क्लियर? गुड।
कल मुझे एक क्लास चाहिए फाइनेंशियल रिलेशंस, फेडरलिज्म, जीएसटी वगैरह के लिए। 1966 1966 में बेसिकली दे मेड अ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जिसमें there is going to be a metropolitan council which will have 56 members and there will be an LG at the head of it but will work on the advice of the president. ये सब 69th अमेंडमेंट से हट गया। 2016 में बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही असली हेड है, सीएम नहीं। इसको 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया। ठीक है, good. In fact, let's do two, one in the morning and one in the evening. And let's do local self-government also and get it, in place so that Monday onwards we can move to social justice and governance. क्या कहते हैं? Let's do two classes, one in the morning and one in the evening. है ना? कुछ इस तरह से कर लेते हैं। Because मुझे fiscal federalism कराना है, one entire unit. I want to teach you the emergency that will take about 2.5 hours. And then we'll do local self-government. ठीक है? Good. हाँ मन बता दिया आपने, इवनिंग 4 to 6। ठीक है, फिगर समथिंग। I did Diksha, thank you, but in fact I have to there's a dental surgery required. I have been on Ketorol DT, which is the most amazing medicine for acute dental pain. Chalo, see you. Bye bye.